बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकंड ईयर यूनिट नंबर 20 एसी सर्किट्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ एन एसी सर्किट्स। इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। इसके अलावा बुक के जो वर्किंग एग्जाम्पल है उसके साथ हम इसको देखेंगे। ओके, एंड सॉल्व करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप सॉल्व पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला न्यूमेरिकल जो है आपके पास है, फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा बनाना होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं रेजिस्टेंस आपको दी गई है 20 ओम। तो रेजिस्टेंस आपको दी गई है 20 ओम। इस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है जिसकी कैपेसिटेंस आपको दी गई है 10 माइक्रोफेराड। ओके, इसको हम फेराड में लेके जाएंगे। तो माइक्रो को हटा के हम लगाएंगे 10 की पावर -6 इन एन एसी सर्किट्स। इससे आप पहचानेंगे कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। विद फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। एसी सर्किट में हमेशा आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस। हमें मालूम करना है टोटल इम्पीडेंस। यहाँ आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे देता हूँ एसी सर्किट के हवाले से। सबसे पहले आपको इम्पीडेंस का मतलब पता होना चाहिए। इम्पीडेंस को समझने के लिए आपको दो टर्म्स पता होने चाहिए जो हम पूरे चैप्टर में, पूरे न्यूमेरिकल्स में हम इन फॉर्मूले से मदद लेंगे। एक का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक का नाम है आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस केस में क्योंकि कैपेसिटर यूज हो रहा है, इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस यूज हो रही है, तो इसलिए हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज होता है। इसके अलावा अगर इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज होगी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इन दो के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जबकि एक आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है XC। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से डिनोट होता है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से डिनोट होता है। ओके, अगर इंडक्टिव्स और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है तो ये आपके पास कहलाते हैं RL सर्किट। इस केस में आपके पास रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये RC सर्किट्स कहलाते हैं। इसी तरह आपके पास अगर इंडक्टर्स इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास कहलाएगा RL सर्किट। तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास 2 पाई FL, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास 1/2 पाई FC। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म है जिसका नाम है इम्पीडेंस, जिसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस दरअसल हम इसको डिनोट करते हैं Z से। ओके, तो Z का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट यानी RC सर्किट में। तो हमारे पास Z का फॉर्मूला है वो है आपके पास R² Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। XC जो है ये हमारे पास कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अभी के सवाल में, इस क्वेश्चन में आपके पास ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक आपके पास XC यूज होगा, एक आपके पास इम्पीडेंस यूज होगा। इस केस में जो आपके पास इम्पीडेंस है वो बराबर होगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XC²। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें
फाइंड करना है इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस यानी Z फाइंड करना है। तो हमें Z फाइंड करना है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब Z के फॉर्मूले को अगर आप देखें तो आपको R चाहिए और एक C चाहिए। R तो आपके पास है डेटा में, लेकिन XC नहीं है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि XC आपके पास मौजूद है या नहीं। तो सबसे पहले आप XC फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टू फाइंड XC फाइंड करेंगे। XC के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 पाई FC। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर हो तो 2 पाई की वैल्यू है 3.142। इसी तरह F की वैल्यू आपके पास है 50 हर्ट्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी गई है 10 एक्सपोनेंट -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से 1 से डिवाइड करेंगे और पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.142 एक्सपोनेंट -3। और जब आप इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 318.27 ओम। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट आपके पास होती है ओम, रेजिस्टेंस है एक तरह का। तो अब आप इस काबिल हो गए हैं। XC मालूम होने के बाद, XC मालूम होने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहां काम करेंगे फॉर इम्पीडेंस। फॉर इम्पीडेंस अब इम्पीडेंस हम मालूम करेंगे Z के फॉर्मूले से। तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो आप देखिए Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर। R की जगह आपके पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर, जबकि XC जो आपने अभी फाइंड किया 318.27, इसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर दोनों का स्क्वायर पहले कंप्यूट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे और रूट कंप्यूट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। इसका स्क्वायर आपके पास आएगा 400 और इसका स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 101,295.79। अब आप दोनों को प्लस करके जब इसका रूट निकाल लेंगे तो आपके पास Z जो आपके पास इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 318.9 ओम। ओके, इसी के साथ आपका ये आंसर आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में मालूम करना था, और इसी के साथ आपका ये सवाल एंड हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। इसमें आपके पास है फॉर एन इंडक्टर की बात हो रही, जैसे इससे पहले कैपेसिटर की बात हो रही थी, अब इंडक्टर की बात हो रही। ओके, इंडक्टर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो इंडक्टर जो है आपके पास, इंडक्टेंस जो है वो डिनोट होती है, इस एक सेल्फ इंडक्टेंस होती है, एक आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। तो यहाँ इंडक्टेंस आपको दिए गए है यानी L, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 0.5 हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 100 हर्ट्ज की। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए आपको इससे पहले मैंने बता दिया था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से डिनोट होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से डिनोट होता है। तो यहाँ आपको XL फाइंड करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास XL का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था इससे पहले पिछले न्यूमेरिकल में, 1/2 पाई FL। XC में 1 अपॉन आता है, जबकि XL में 1 अपॉन नहीं आता है,
2 पाई एफ एल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142 और f की वैल्यू आपके पास है 100। इसी तरह इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 0.5। तो जब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास XL का आंसर आ जाएगा फाइनल। XL का आंसर आपके पास आएगा 314.2 ओम। ओके, इसी के साथ ये सवाल भी इख्तिताम को पहुंच। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता हो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल अगर आप देखें, इन RL सर्किट, RL का मतलब है रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, दो चीजें हैं। तो RL सर्किट, तो जैसे मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूले बताए, इस तरह अब आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का आपने इससे पहले भी फॉर्मूला देखा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है XL इक्वल टू 2 पाई FL। लेकिन यहाँ जो इम्पिडेंस होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। इम्पिडेंस के फॉर्मूले में अब आपके पास आएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर। इससे पहले आपके पास XC आ रहा था, अब आपके पास XL आएगा। ओके, जो आपके पास कैपेसिटिव सर्किट था उसमें XC आ रहा था, लेकिन ये इंडक्टिव सर्किट है तो इसलिए XL आएगा। ओके, ये डिफरेंस है बस दोनों में, बाकी दोनों सेम है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ फर्क ये है कि जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास कैपेसिटर गिवन था, यहाँ इंडक्टर गिवन है। तो अब देखिए, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में अगर आप देखिए, आपको रेजिस्टेंस दी गई है 30 ओम और इंडक्टेंस आपको दी गई है 0.2 हेनरी। कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस, हमें मालूम करना है इम्पीडेंस यानी Z मालूम करना है, और जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 60 हर्ट्ज। अब आप देखिए, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाए, यानी XL की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले आप XL फाइंड करेंगे, तो फॉर XL आप काम करेंगे। उसके बाद XL फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई FL। तो अब आप देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142, F की वैल्यू आपके पास है 60 और इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो आपको 0.2 हेनरी दी गई है। अब आप इन सब को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.41 ओम। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इम्पीडेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए, फॉर इम्पीडेंस का मतलब है Z। फॉर इम्पीडेंस यानी Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप फॉर्मूले लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आ जाएगा, R की जगह आपके पास आ जाएगा 30 और XL की जगह आपके पास आ जाएगा 75.41। सबसे पहले आप दोनों का स्क्वायर कंप्यूट करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 330 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 900। इसी तरह इस वैल्यू का जब स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 5686.37। अब आप दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब आप दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6586.37 और जब आप रूट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 81.2 ओम। इसी के साथ
ये सवाल भी इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 का आपने पहले डेटा बनाना है। ये आपको दिया गया है फ्रॉम एक्स आरसी सर्किट, यानी आरसी का मतलब है यहां आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज होगी। तो रेजिस्टेंस आपको दी गई है 50 ओम, इसी तरह कैपेसिटेंस आपको दी गई है, सी की वैल्यू आपको दी गई है 20 माइक्रोफेराड। माइक्रो को हटा के आप लगाएंगे 10 की पावर -6 और फेराड। कैलकुलेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आपको फाइंड करना है एक्स सी। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहले एक्स सी फाइंड करना है और एक्स सी का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो आप सिंपल से ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ जैसी ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू है आपके पास 3.142। इसी तरह एफ की वैल्यू आपको गिवन है, एफ की वैल्यू आपके पास एफ की वैल्यू आपके पास गिवन होगी सवाल में, यहाँ मिसिंग है। एफ इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। अब आप एक काम करेंगे कि यहाँ जो है एफ की वैल्यू ये आपको पेपर में गिवन होगी, यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है। ओके, एफ की वैल्यू और आपके टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल है उसमें भी मिसिंग है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी एफ के मुताबिक सोल्व किया गया है, तो इसलिए ये आंसर आपके पास गलत है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास यहाँ मैं मेंशन करूंगा, वो करेक्ट आंसर है। तो एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 60, जबकि सी की जगह आप पुट करेंगे 20 एक्सपोनेंट -6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एक्स सी का आंसर आ जाएगा। तो एक्स सी का जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/, पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 7.54 एक्सपोनेंट -3। आप जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स सी का 132.61 ओम। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर है और इसी के साथ ये इस न्यूमेरिकल के इख्तिताम हो गया। तो अब आप देखिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपके पास है एन एसी सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, यानी एसी सर्किट की बात हो रही है और आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 40 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 40 ओम, आर की जगह आपके पास आ जाएगा 40 ओम। एन इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब आपको पता है, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका मतलब है एक्स सी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है एक्स एल। तो एक्स एल आपको दिया हुआ है 30 ओम। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आपको दी गई है, यानी एक्स सी भी दिया गया है। ओके, 20 ओम। अब देखिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस भी है और इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है, यानी एक्स एल भी है और एक्स सी भी है आपके पास। ओके, एक्स एल और एक्स सी दोनों है। तो इस तरह के सर्किट जिसमें एक्स एल और सी दोनों हो, इसका नाम होता है आर एल सी सर्किट। ओके, यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी है, तो तीनों चीजें इन्वॉल्व है, तो इसका नाम होता है आरएलसी सर्किट। और हमें ड्रॉ दी इम्पीडेंस ट्रायंगल, हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना है। न्यूमेरिकल के अंदर हमें इस ट्रायंगल को बनाना है और नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करना है टोटल इम्पीडेंस, यानी Z की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले आपने इस डायग्राम को बनाना है। तो इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, आपके पास है मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज मीन्स बाय RLC सर्किट। सो एन LRC circuit is an electrical circuit consisting of resistor, inductor and capacitor। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, इंडक्टर भी हो, तो उसका नाम होता है RLC सर्किट्स। कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, ये सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। RLC सर्किट आर फंडामेंटल इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर फिल्टरिंग सिग्नल्स एंड ट्यूनिंग सर्किट्स एंड resonant application due to their ability to manipulate frequency and impedance। ओके, यानी ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। अच्छा, अब हम इसका इम्पिडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएं? तो ट्रायंगल्स के बनाने के कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ओके, टू फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू ऑल दीज सर्किट एलिमेंट नॉन एज इम्पिडेंस। यानी जिसमें रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, और हमें ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट मालूम करना हो, यानी हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं इम्पिडेंस। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटिव भी है, इंडक्टिव भी है, तो फिर जो रेजिस्टेंस होगी ओवरऑल उसका नाम होगा इम्पिडेंस। अब इसको डिनोट किया जाता है Z से। और इसका ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है? टू ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्रायंगल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस और एज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे हम रेजिस्टेंस को बनाएंगे। यानी सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस बनानी होगी। ओके, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे क्या बनानी है? रेजिस्टेंस। अब दूसरा स्टेप देखें, रिप्रेजेंट द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC एज अ वर्टिकल साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको दूसरी डायग्राम, दूसरी रो बनानी है वर्टिकल में, बिल्कुल सीधी सीधी आपने बनानी है। ओके, वर्टिकल में तो ये एक आपके पास हो जाएगा XL, ये आपके पास हो जाएगा XL और ये आपके पास हो जाएगा XC। ओके, अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है? नाउ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द इम्पिडेंस। अब इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास इम्पिडेंस रिप्रेजेंट करेगा। इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा इम्पिडेंस को, यानी Z को। अब हम कैसे निकालेंगे इसको? तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पहले हमारे पास ये साइड R है, ये साइड किसके बराबर होगा? इस साइड का नाम हमने रख दिया है XT, और ये इक्वल टू होगा XL में से XC को माइनस करेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, XL माइनस XC। ओके, जो ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास XT आ जाएगा। अब बताइए, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आपके पास है R का स्क्वायर, जबकि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है XT का स्क्वायर। अब आप XT की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हैं XL माइनस XC। तो ये आपके पास बन गया है कौन सा ट्रायंगल? इम्पिडेंस ट्रायंगल। और ये जो है इसका एंगल कहलाता है, ये आपके पास एंगल होता है इसका फाई। ओके, इसके साथ पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया है। अब हम इसका इम्पिडेंस फाइंड करते हैं, यानी टोटल इम्पिडेंस। तो हाउ वी फाइंड द टोटल इम्पिडेंस? अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, बाकी सिंपल है। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XT स्क्वायर। अब यहां हम XT की जगह हम पुट कर देंगे XL माइनस XC। इस XL में से XC को माइनस कर देंगे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, XT की जगह आपके पास आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमें क्योंकि स्क्वायर में तो नहीं चाहिए, तो इसलिए Z के स्क्वायर को खत्म करेंगे हम एक साइड से, तो दूसरे साइड पे रूट लग जाएगा।
या फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। यहाँ आपके पास स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसे मैं कर देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपके पास क्या होगा, यहां से तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वहां स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि रूट में ही रहेगा। तो आपके पास z का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके आप इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपके पास सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। r की जगह आपके पास आ जाएगा 40, तो 40 स्क्वायर प्लस xl माइनस xc, xl में से c माइनस करेंगे यानी 30 माइनस 20, तो 30 में से 20 माइनस होगा तो आपके पास 10 रह जाएगा। और 40 का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है, जो 40 का स्क्वायर है वो आपके पास होता है 1600, और यहाँ आपके पास 10 रह जाएगा और 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1700, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 41.2 ओम। ओके, इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में आता हो तो फिर आपके लिए बहुत आसान है इस सवाल को सॉल्व करना। इसी के साथ हमारे पास ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है ये आपके पास रिलेटेड है फ्रॉम आरएल सर्किट। सबसे पहले डेटा बनेगा, रेजिस्टेंस आपको दी गई है 25 ओम एंड इंडक्टेंस आपको दी गई है 0.1 हेनरी। कैलकुलेट द फेस एंगल, यहां आपसे पूछा है फेस एंगल। फेस एंगल को डिनोट किया जाता है फाई से, तो हमें फेस एंगल यानी फाई फाइंड करना है। एंड एम्पिडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी, एम्पिडेंस को हम डिनोट करते हैं जेड से, तो हमें जेड फाइंड करना है एम्पिडेंस, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 80 हर्ट्ज। तो आप देखिए ये कौन सा सर्किट है, ये आपके पास इंडक्टिव सर्किट है, यानी आपके पास यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड होगी, सॉरी यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड होगी क्योंकि इंडक्टेंस आपको दी गई है। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप फाइंड करेंगे, कैपेसिटिव यहाँ नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस आपको दी ही नहीं गई है। और ये कौन सा सर्किट है, आरएल सर्किट है, यानी इंडक्टर इन्वॉल्व है। एल का मतलब क्या है, इन्वॉल्व है इंडक्टर। जब इंडक्टर इन्वॉल्व है तो यहां आप फाइंड करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपको XL फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले फाइंड करना है XL। तो XL आपके पास होता है 2 पाई FL के, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 3.142, मल्टीप्लाई बाय F की जगह आपके पास है 80 हर्ट्ज और L की जगह आपके पास है 0.1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास XL का आंसर आ जाएगा। तो XL का आंसर आपके पास आएगा 50.27 ओम। अब आपको फाइंड करना है फेस एंगल। तो फेस एंगल जो है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए फेस एंगल कैसे निकालेंगे। tan इनवर्स फॉर्मूला है इसका, XL डिवाइडेड बाय R, ये आपके पास फेस एंगल का फॉर्मूला है। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL की जगह आपके पास आ जाएगा 50.27, जबकि R की जगह आपके पास आ जाएगा 25। इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड कर देना है।
20.01। अब आपने इसका 10 इनवर्स निकाल लेना है, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.54 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास तकरीबन इसके सिमिलर आंसर आया है। लेकिन जो अब आप फाइंड करेंगे एम्पिडेंस, तो एम्पिडेंस के जो है यहाँ आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो आपने फाइंड करना है एम्पिडेंस। तो ये आपने काम किया 4 फेस एंगल। अब आप काम करेंगे किसके लिए, फॉर एम्पिडेंस। तो एम्पिडेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्योंकि ये आपके पास इंडक्टिव सर्किट है, यानी यहाँ कैपेसिटर आपको नहीं दिया है, सिर्फ आपको इंडक्टेंस दिया है, तो इसलिए आप इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आपको इससे पहले मैं करवा चुका हूं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप Z फाइंड करेंगे, तो R आपके पास है 25 का स्क्वायर, जबकि XL आपके पास है, XL आपने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में 50.27, अब आपने दोनों का स्क्वायर निकालना है और फिर प्लस करके रूट निकालना है। तो 25 का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है 625, जबकि 50.27 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आएगा 2527.07। अब आप दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल लेंगे। दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3152.07। अब आपने इसका रूट निकाल लेना है, तो रूट जो आपके पास आएगा वो आएगा 56.14, और ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होती है दरअसल इम्पीडेंस, तो इसलिए वो आपके पास ओम में भी, तो यूनिट आपके पास होगा ओम। और इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं 7वें न्यूमेरिकल की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का जो 7वां न्यूमेरिकल है इसमें आपके पास है इन पैरेलल आरसी सर्किट। पैरेलल आरसी सर्किट है, द टोटल रेजिस्टेंस R इज 60 ओम। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल आरसी, पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज आपके पास सेम होता है जबकि करंट आपके पास डिफरेंट होता है। तो टोटल करंट आपके पास किसके बराबर होगा, तो उसको हम निकालेंगे। तो देखिए हमें हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास है 60 ओम एंड कैपेसिटेंस आपके पास है C आपके पास है 30 माइक्रोफेराड। माइक्रो से हटाएंगे 30 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा एंड फेराड। कैलकुलेटेड टोटल करंट, आपको फाइंड करना है टोटल करंट। यहाँ थोड़ी सी आपको फाइंड करना है टोटल करंट। फाइंड करना है टोटल करंट, करंट टोटल IT आपको फाइंड करना है। फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 120 हर्ट्ज। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आपको गिवन दिया है, ये जो V है ये आपको गिवन दिया है 60 वोल्ट। ओके, ये आंसर नहीं है, ये आपको गिवन वोल्टेज दिया हुआ है, तो V की जगह आप यूज करेंगे 60 वोल्ट। तो अब देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें टोटल करंट मालूम करना है। आपको पहले टोटल करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज आपके पास सेम होता है लेकिन करंट आपके पास डिफरेंट होता है। तो टोटल करंट जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो है IT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, यानी
टोटल करंट बराबर होगा जो रेजिस्टेंस का करंट है, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का करंट है उसका। आप जब आप वो फाइंड करेंगे तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। लेकिन ना आपके पास आई आर पता है और ना ही आपको आई सी पता है। तो आई आर तो सिंपल आप ओम्स लॉ से यूज करेंगे, आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओम्स लॉ है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई को हम डिनोट कर रहे हैं आई आर से और आर मल्टीप्लाई से डिवाइड में किए तो वी अपॉन आर। आपको वी भी दिए गए हैं और आर भी दिए गए हैं। तो आई आर तो आप इजीली फाइंड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 60। ओके, आर भी 60 है और वी भी 60 दिए है तो आपके पास 1 एम्पियर आ जाए। तो आई आर की वैल्यू आपके पास आ गई है और वो है 1 एम्पियर। अब आपको आई सी फाइंड करना। ओके, अब आई सी फाइंड करना थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल है। आई सी के लिए हमारे पास एक्स सी होना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ कैपेसिटिव की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का पता होना जरूरी है। तो आप देखेंगे आई सी, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर है ना, लेकिन अब वी अपॉन आर की बजाय वी अपॉन एक्स सी आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करते हैं। ओके, कैपेसिटेंस में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं होती तो इसलिए हमारे पास रिएक्टेंस होती है। तो यहाँ हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करेंगे। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ओके, तो ये जो 2 पाई एफ सी है ये डिवाइड से ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आपके पास आई सी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बन जाएगा 2 पाई एफ सी मल्टीप्लाई बाय वी। ओके, 2 पाई एफ सी मल्टीप्लाई बाय वी। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वी के साथ। तो आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 142। एफ की जगह आपको दिया हुआ है 120। कैपेसिटेंस की जगह आपको दिया गया है 30 एक्सपोनेंट -6, जबकि v की जगह भी आपको दिया गया है 60। तो अब जब सब वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई सी का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1.36 एम्पियर। ओके, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप टोटल करंट मालूम कर सकते हैं। तो टोटल करंट के लिए हम इक्वेशन 1 को बुलाएंगे। टोटल करंट आपके पास इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आई आर की जगह आपके पास आ जाएगा 1 और आई सी की जगह आपके पास आ जाएगा 1.36। तो आप जब स्क्वायर ले लेंगे प्लस कर लेंगे तो आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1, जबकि 1.36 का जो स्क्वायर है वो आपके पास है 1.85। दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। और जब आप इसका रूट निकाल लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1.69 एम्पियर। तो ये आपके पास टोटल करंट आई है और इसी के साथ हमारा ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, इस वीडियो में टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व किए। अब हम इसके बाद वर्किंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल के बाद अब ये आखिरी टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम वर्किंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपके पास ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई। वैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो, एक ही टॉपिक है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर में, तो 1/2 पाई एल सी
2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। ओके, एल का मतलब है इंडक्टेंस और सी का मतलब है कैपेसिटेंस। तो डेटा आप देखिए, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 50 ओम, इसके अलावा इंडक्टेंस आपको दिए गए हैं हेनरी, जबकि आपको कैपेसिटेंस दिए गए हैं 50 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो को हटा के आप लगाएंगे 100-6। अब आपको कैलकुलेट दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। तो अब देखिए सोल्यूशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास आर यूज नहीं होता, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एफ आर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। तो अब इसमें सारी वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142 और स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाएगा एल मल्टीप्लाई बाई सी। तो एल की जगह आपके पास आएगा 0.1, जबकि सी की जगह आपके पास आएगा 50 एक्सपोनेंट माइनस। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसमें आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं एक ही स्टेप में। ओके, देखिए मैं इसको, आपने सबसे पहले मैं इसको इस तरह सोल्व करवा, सबसे पहले रूट को सोल्व करना है और बाहर वाले को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 आपके पास हो जाएगा 6.284। इसी तरह जब आप इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर तो आपके पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -6। अब आप जब रूट निकाल लेंगे, रूट निकालने के बाद 5 एक्सपोनेंट 6 का रूट निकालने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.24 एक्सपोनेंट -3। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और 1 से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.4 एक्सपोनेंट -2। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 1 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 71.43, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी, यानी हर्ट्ज में। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें और राउंडेड वैल्यू यूज करें, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करें, तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आपके जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 20 के, यूनिट नंबर 20 के, वो इख्तिताम को पहुंच गए। अब हम बढ़ते इसके वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। तो अब हमें सॉल्व करना है वर्किंग एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट वर्किंग एग्जाम्पल है, इन एन अल्टरनेटिंग करंट। तो डेटा बनाएंगे, इन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 एम्पियर। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे पास मैक्सिमम करंट वैल्यू होती है, तो 5 एम्पियर। इसको आप एम्पलीट्यूड को आप आई पीक भी बोल सकते हैं, आई नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 60 हर्ट्ज। राइट इट्स इक्वेशन, हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखना है, क्योंकि हमें करंट दिया गया है तो हम इसलिए करंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो आपने सबसे पहले, आपने सिंपल फॉर्म है इसके, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है आपने। अगर आपको करंट और वोल्टेज दोनों दे और आपको कहा जाए कि इक्वेशन लिखे, तो फिर आपने करंट के लिए भी लिखना होगा और वोल्टेज के लिए भी लिखना होगा, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए लिखना है। तो करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ हमें ओमेगा नहीं दिया है, हमें एफ दिया है, तो इसलिए हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओके, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एफ। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू
आई नोट की जगह आपके पास आ जाएगा 5 साइन ओमेगा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी। अब आप एफ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 60 और टी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसी तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, अगर आप नहीं चाहे इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ओके, ये साइनसोइडल वेव से, साइनसोइडल का मतलब है कि +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकते हैं, +5 एंड -5। ओके, तो ये आपके पास जो आंसर है वो इस तरह है कि ये साइनसोइडल वेव से, यानी साइन फंक्शन है, विल ऑसिलेट बिटवीन -5 to 5। ये 5 है आपके पास और ये आपके पास -5 है, तो इसका आंसर ऐसे होगा। ओके, ये इक्वेशन है आपके पास फाइनल और यही आंसर है। और आंसर आप इस तरह शो कर सकते हैं कि द वेव ऑसिलेट्स बिटवीन +5 एंड -5, जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और आप चाहे तो आप इसको सिर्फ ग्राफ बना के आप इसको इस तरह जोड़ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास दिए गए है, सबसे पहले डेटा बनाता हूं इसका। 200 ओम रेजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस आपको दी गई है 200 ओम, इज कनेक्टेड विथ एसी ऑफ 36 वोल्ट। वोल्टेज आपको दिया गया है 36 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 60 हर्ट्ज। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, हमें करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, पावर फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में आल्सो राइट द इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज। ओके, फंक्शन ऑफ टाइम पे तो इक्वेशन लिखनी है आपने। इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया कि अगर करंट और वोल्टेज दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी होगी तो फिर दोनों के लिए लिखनी होगी, तो हमें करंट के लिए भी लिखनी है एंड वोल्टेज के लिए भी लिखनी है। तो आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है करंट, तो करंट के लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे, V = IR, I = V/R। V की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36। ओके, या मल्टीप्लाई से डिवाइड में चले जाएगा, V की जगह वैल्यू आ जाएगी 36, जबकि R की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 200। और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.180 एम्पियर। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। आप चाहे तो इस तरह दिखा सकते हैं कि I = 0.180 एम्पियर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देखिए पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला है P = VI। ओके, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, तो P = V की जगह आपके पास आ जाएगा 36 और करंट भी आपने निकाला 0.180। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास पावर आएगा 6.48 वॉट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट की इक्वेशन क्या है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंट की इक्वेशन और वोल्टेज की इक्वेशन दोनों पता होनी चाहिए। तो यहाँ हम सिंपल, क्योंकि हमें यहाँ जो करंट है वो AC की दी हुई है, तो इसलिए हम यही करंट को हम I0 सपोज कर लेंगे, यानी I0 अब इसी करंट को सपोज कर लेंगे 0.180 एम्पियर को, जबकि V0 हम सपोज कर लेंगे इसी वोल्टेज को जो हमें गिवन है 36 वोल्ट। तो आप इजीली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो V का फॉर्मूला है V = V0 sin ओमेगा t
इसी तरह करंट का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको तो ओमेगा नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो वी नॉट की जगह तो आप 36 लिख लेंगे और साइन ओमेगा की जगह आपके पास पाई एफ। ओके, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ के और टाइम अपनी जगह पे आ जाए। सिमिलरली यहाँ भी आप देखिए आई नोट की जगह पुट कर लेंगे 0.180 साइन ओमेगा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ और टी। अब आप एफ की जगह वैल्यू रख देंगे और वही आपके पास फाइनल आंसर होगा। आपके पास हो जाएगा 36 साइन 2 पाई एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 60 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास v का जो आंसर है वो आएगा 36 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120 पाई। आप चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई की जगह 3.14। मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं पाई की वैल्यू रखें तो आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करके ये आंसर आपके पास आ जाए। ओके, इसी तरह यहाँ भी मैं पाई के बगैर सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहते हैं तो पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आपके पास हो जाएगा 120 पाई टी। ओके, जब आप पाई की जगह वैल्यू रख देंगे तो ये आंसर आपके पास है। इसी के साथ ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये भी इख्तिताम को पहुंच। अब हम बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, तीसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। तो ये थर्ड वर्किंग एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये कि जब आप बुक में देखेंगे इसका सवाल तो वो गलत दिया हुआ है। ओके, तो मैंने इसको करेक्ट करके मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस दी गई है 10 माइक्रोफेराड। उसको आप माइक्रो को चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट -6 लिख लेंगे। बुक में आपके पास एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 का सवाल सेम पेस्ट हो गया है। ओके, तो इसलिए वो गलत है। तो जो मैं आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ वही उसी को आप सॉल्व करें। कैपेसिटेंस आपको दी गई है 10 माइक्रोफेराड, जबकि रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दिया गया है ये। तो आप इस तरह लिखेंगे वी आर एम एस आपको दिया गया है 220 वोल्ट के। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी एक्स सी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स सी फाइंड करना है, जबकि सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की मालूम करनी है, यानी आई आर एम एस फाइंड करना। वी आर एम एस तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आई आर एम एस फाइंड करना है। आल्सो राइट इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद आपको करंट और वोल्टेज की वैल्यू लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन लिखनी है, करंट के लिए भी लिखनी है और वोल्टेज के लिए भी लिखनी है। तो एक बात जहन में रहे कि आपको इसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको इसकी पीक वैल्यू का पता होना चाहिए। तो करंट की पीक वैल्यू भी फाइंड करेंगे, इसी तरह वोल्टेज की पीक वैल्यू भी फाइंड करेंगे। फिर आप इस काबिल होंगे कि आप इक्वेशन लिख पाए। तो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हमें एक्स सी फाइंड करना है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc। अब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। एक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142। इसी तरह एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 50 हर्ट्स और सी की जगह आपके पास आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट -6 10। तो जब आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपके पास एक्स सी का जो आंसर आएगा फाइनल, वो आपके पास आएगा 3183.1 तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आप सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम करनी है करंट की। तो आपको पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू V/R होता है। ठीक है, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, यहाँ कैपेसिटिव सर्किट की बात हो रही है, तो इसलिए VRMS बराबर हो जाएगा, IRMS बराबर हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई, कैपेसिटर में तो R नहीं होता तो इसलिए आप यहाँ XC रखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रखेंगे। ओके, तो जब आप वो रखेंगे तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। तो V की जगह आप रखेंगे 220। आपने वर्किंग एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में बोर्ड के जो एग्जाम है उसमें आपके पास वर्किंग एग्जाम्पल से भी आ जाता है पेपर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास IRMS की वैल्यू, तो IRMS की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.006 0.069 एम्पियर। अब आपको मैंने ये सेकंड पार्ट इसके साथ सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हमें पीक वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो फॉर इक्वेशन तीसरे पार्ट में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फॉर इक्वेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीक वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आपके पास V नॉट की जो पीक वैल्यू है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि VRMS इक्वल टू होता है V पीक डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो अब आप देखिए पीक वैल्यू हमें चाहिए, पीक वैल्यू को V नॉट भी बोलते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा VRMS, ये रूट 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पीक वैल्यू का। रूट मीन स्क्वायर आपको गिवन है 220, ये आप लिखे 220 मल्टीप्लाई बाय रूट। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 311.1 वोल्ट्स। इसी तरह अब आप करंट की पीक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करंट की पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला है V/R। क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट से, तो इसलिए करंट की पीक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास V की पीक वैल्यू आ गई है, यानी V नॉट, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो XC के बराबर होता है। ये आपने ये स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर लेते हैं, यहाँ R पुट कर देते हैं तो आंसर आपके पास गलत आता है। क्वेश्चन में अक्सर R भी गिवन होता है। तो पीक वैल्यू फॉर कैपेसिटिव सर्किट्स में आपने हमेशा XC पुट करना होगा। ओके, और V नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा 311.1, क्योंकि XC आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 3183.1। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा I पीक का, इसको हम I नॉट भी बोलते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास I नॉट का जो आंसर आएगा वो है 0.0977। ये आपके पास आंसर है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इक्वेशंस लिख सकते हैं।
तो V के लिए V की इक्वेशन लिखेंगे और I के लिए I की इक्वेशन। तो V की जो इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, ये हमारे पास कैपेसिटिव और RC सर्किट्स। तो RC सर्किट जो है ओके, तो इस केस में हमारे पास कैपेसिटर इन्वॉल्व है, इस केस में हमारे पास कैपेसिटर इन्वॉल्व है। तो इसलिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी V का इक्वेशन तो सिंपल बनती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप V की जगह V नॉट की जगह V नॉट की वैल्यू रख देंगे। V नॉट की जगह आपके पास आएगा 311.1 और साइन ओमेगा टी की जगह आपके पास आ जाएगा 2 पाई एफ टी। तो 2 पाई एफ की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 50 टाइम और 2 मल्टीप्लाई बाई 50, और जब आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पाई की जगह 3.142 रखेंगे और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 314। ये आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। अब आपको करंट के लिए इक्वेशन लिखनी। तो जब भी हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट्स हो तो वहां हमारे पास करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये याद रखिएगा, ये इक्वेशन होती है। तो I इज इक्वल टू I नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा 0.0977 साइन ओमेगा टी। अभी आपने निकाला, ये जैसे अपने इसमें निकाला 314T आ गया, आप इधर भी 314T लिखे या आते हैं तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ओमेगा की जगह आप 2f पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो इसी के साथ ये जो एग्जाम्पल थी ये भी इख्तिताम को पहुंच गई। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है इंडक्टर की बात कर रहा है। सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। इंडक्टेंस आपको दी गई है कि सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं हम 0.02 हेनरी and connected in series with a AC signal having frequency, AC सिग्नल के साथ कनेक्ट है और फ्रीक्वेंसी उसकी है 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द। आपको मैंने दो तरह की इंडक्टिव रिएक्टेंस बताई है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस बताई है, एक आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताई है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC से डिनोट होता है जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL से डिनोट होता है। तो हमें XL फाइंड करना है। तो इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। फॉर्मूला आपको पता है, XL का फॉर्मूला है 2 पाई FL। XL का फॉर्मूला है 2 पाई FL। बस आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आ जाएगा 3.142, F की जगह आपके पास आ जाएगा 50 और L की जगह आपके पास आ जाएगा 0.02। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास XL का आंसर आ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस 6.28 ओम। ओके, इसी के साथ ये जो एग्जाम्पल है ये भी इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं 5th वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। 5th वर्किंग एग्जाम्पल में आपको RC सर्किट्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस दिए गए हैं, माइक्रो को हटा के आप लगाएंगे एक्सपोनेंट -6 फेराड। इसके अलावा रेजिस्टर आपको दिए गया है 100 ओम का, तो रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगी 100 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V की वैल्यू आपको दी गई है 220 वोल्ट। एंड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। फाइंड करंट इन दिस सर्किट, हमें मालूम करना है करंट।
जो करंट हमें मालूम करना है, दरअसल हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मालूम करना है, और फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, हमें फेस एंगल फाइंड करना है, तो फाई फाइंड करना। ओके, सिर्फ आपको दो चीजें फाइंड करनी है। ओके, लेकिन आपसे पेपर में एक और पार्ट भी आपसे इसमें पूछ सकता है कि इम्पीडेंस फाइंड करो। फिर आपको इम्पीडेंस भी फाइंड करना होगा, यानी जेड भी फाइंड करना होगा। ओके, तो मैं तीनों चीजें फाइंड कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले यानी इम्पीडेंस भी फाइंड कर देते हैं। तो इम्पीडेंस के लिए, फेस एंगल के लिए, सबके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक्सएल चाहिए होता है। एक्सएल क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये आपके पास जो है एक्ससी चाहिए होगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट है, सी चाहिए होगा, और अगर इंडक्टिव सर्किट होता है तो एक्सएल चाहिए होता है। तो पहले हम निकालेंगे एक्ससी, 1/2 पाई एफ सी। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/2 पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ की जगह आपके पास आ जाएगा 50, और सी की जगह आपके पास आ जाएगा 50 एक्सपोनेंट -6। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स सी आ जाएगा। एक्स सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 636.9 ओम। ओके, तो अब आप इसकी मदद से आप z फाइंड कर सकते हैं। z इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर की जगह आपके पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर, और एक्स सी की जगह आपके पास आ जाएगा 636.9 का स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर निकाल के रूट निकालेंगे तो z का जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 644.7 ओम। ओके, एक्सएल एक्स सी फाइंड होने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम फेस एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो फेस एंगल का फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू, फाई इज द फेस एंगल, tan इनवर्स एक्स सी की जगह एक्स सी की वैल्यू पुट कर देंगे, और आर की जगह जो आर आपको दिए गए हैं सवाल में उसको रख देंगे। तो जब आप इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास फेस एंगल आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 81.04 डिग्री। ओके, अब आपके पास आखिरी जो बात है वो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मालूम करनी। आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। जब हम सिंपल करंट की बात करते हैं, सिंपल करंट की, तो हमारे पास इसमें यानी IC की बात करते हैं इन ए कैपेसिटिव सर्किट, तो V की जगह आपके पास आ जाता है V नॉट यानी V RMS, ओके, डिवाइडेड बाय रूट। जो रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटिव सर्किट में होती नहीं है, तो इसलिए हम यहां रख देते हैं, यहां हम रखते हैं XC। ओके, लेकिन यहां हमें RMS फाइंड करना है, VRMS। तो जब VRMS हम फाइंड कर तो XC की जगह आपके पास आ जाएगा 636.9 को रखेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 345 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर।
और एक्सपोनेंट -3 आपके पास इक्वल टू होता है मिली के। एक्सपोनेंट -3 आपके पास इक्वल हो जाएगा मिली के, तो 345 मिली एम्पियर। तो यहां से आपके पास ये आरएमएस करंट आरएमएस आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये एग्जाम्पल इख्तिताम को पहुंचे। अब हम बढ़ते हैं 6th एग्जाम्पल की तरफ। 6th एग्जाम्पल में सबसे पहले डेटा बनाते हैं। आपको रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, इसी तरह इंडक्टेंस आपको दी गई है, यानी एल की वैल्यू आपको दी गई है 0.05 हेनरी। The AC source has a peak voltage of, आपको पीक वोल्टेज दिए गए हैं, V नॉट बोले या V पीक बोले, 100 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, हमें इम्पीडेंस फाइंड करना है। इम्पीडेंस का मतलब है हमें Z फाइंड करना है, और द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू सर्किट। तो IRMS की वैल्यू फाइंड करनी, और द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, तीसरे पार्ट में हमें पावर फाइंड करना, एवरेज पावर। ओके, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ओके, ये हमारे पास इंडक्टिव सर्किट से इंडक्टर की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करेंगे, यानी XL फाइंड करेंगे 2πfL से। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142, और F की जगह आपके पास आ जाएगा 50 जो क्वेश्चन में गिवन है, और इंडक्टेंस की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.05 हेनरी। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी XL। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास XL का जो फाइनल आंसर है 15.7 ओम, ये आपके पास XL आ जाए। XL हमसे नहीं पूछा था, लेकिन हमसे इम्पीडेंस पूछा है, तो इम्पीडेंस के लिए XL चाहिए होता है। तो अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R की जगह आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, जबकि XL की जगह आपके पास आ जाएगा XL की वैल्यू यानी 15.7 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर निकाल लेंगे और जब आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर निकालने के बाद प्लस करेंगे और फिर रूट निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 15.7 का जो स्क्वायर है वो आपके पास हो जाएगा 246.49। अब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और रूट निकाल लेंगे तो आपके पास Z का आंसर आ जाएगा। प्लस करने के बाद आंसर आया है 346.49। जब आप रूट निकाल लेंगे तो Z का जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आएगा 18.6 ओम। ओके, इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट के लिए आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की मालूम करनी है। ओके,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम करनी होगी। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी पीक डिवाइडेड बाय रूट। वी पीक की वैल्यू आपको दी गई है यानी 100 डिवाइडेड बाय रूट 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास वी आर एम एस का आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 70.7 वोल्ट। ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अब आपको देखिए करंट मालूम करना है, तो करंट का अगेन आपको वो ट्रिक्स बता देता हूं मैं। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहां जब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटर की बात होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात होती है, तो हमें यहां पुट करना होता है जैसे I इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में XC पुट करते हैं, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में करंट मालूम करने के लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की मालूम करने के लिए यहाँ V तो हम RMS रखेंगे, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस के बजाय हम इस इधर इम्पीडेंस रखेंगे, जबकि कैपेसिटिव सर्किट में हम यहाँ XC रखते हैं। ओके, वी RMS की वैल्यू है 70.7 और इम्पीडेंस की वैल्यू है आपके पास 18.6। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास IRMS की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करने के बाद आपके पास IRMS की वैल्यू आएगी 3.8 एम्पियर। ओके, तो ये हमारे पास तक सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट है जिसमें हमें पावर फाइंड करना है। ओके, जो पावर है, एवरेज पावर, वो हमें फाइंड करना है, थर्ड पार्ट। तो एवरेज पावर के लिए हम यहाँ P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो हम यहाँ रखेंगे P इज इक्वल टू वी की जगह वी आर एम एस, आई की जगह आई आर एम एस, और एक और काम होगा यहाँ एक और, जब भी आपके पास इंडक्टिव सर्किट होता है तो वहां आपके पास फेज एंगल भी आता है, तो कोस फाई। ओके, वी आर एम एस आपने निकाला है। अगेन आपको बता देता हूं, जब भी आपके पास इंडक्टिव सर्किट होगा कोस फाई भी आएगा पावर के फॉर्मूले में। तो वी आर एम एस की वैल्यू है 70.7 और IRMS की वैल्यू आपके पास है 3.8, क्योंकि कोस फाई का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है R अपॉन Z, R डिवाइडेड बाई Z। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होते हैं ना, तो आपने अभी इससे पहले ट्राइंगल देख लिया था, तो उस ट्राइंगल में अगर आपको पता हो, आपने उस ट्राइंगल ऐसा बनाया, तो यहाँ मैं बना देता हूँ, बल्कि मैं यहीं पे बना देता हूँ रेड पेन से। आपने इस तरह का ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको फिगर बनाना था, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 5 में आपने एक फिगर बनाया था। तो अगर आप उस फिगर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पे R लिया था, वाई एक्सिस पे आपने XL यहाँ लिया था, और XC नीचे लिया था, और यहाँ आपने Z लिया था। तो अब बताइए क्या फॉर्मूला होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपके पास R हो गया और हाइपोटेन्यूस आपके पास Z हो गया। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको इसी पे सॉल्व कर देता हूँ। 70.7 मल्टीप्लाई बाय 3.8, इसी तरह R की जगह R की वैल्यू रखेंगे 10 ओम, और Z की जगह 18.6, Z की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 10 डिवाइडेड बाय 18.6। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पावर का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 145 वॉट। और इसी के साथ
ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच जाए। ओके, अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। वर्किंग एग्जाम्पल 7। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपको सबसे पहले डेटा बनाना है। An inductor is form of solenoid have reactance। अब देखिए इंडक्टर की बात कर रहा है और इंडक्टर की रिएक्टेंस की बात कर रहा है, तो ये हमें XL दिया हुआ है 500 ओम। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है 220 वोल्ट। वोल्टेज की जगह आपको दिए गए है 220 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज। और आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। हमें सोलेनॉइड की इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी है। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वर्ड जो है ये गलत यूज किया हुआ है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड वर्ड होगा, तो बुक के अंदर मिस्टेक है। ये आपके पास इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड है, यानी एल फाइंड करना है। तो आप देखिए सॉल्व करने के लिए तो सॉल्यूशन में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे XL = 2πfL और यहाँ से हम L फाइंड करेंगे। तो XL की जगह आपके पास आ जाएगा 500 और उसके बाद आपके पास है 2π, पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142, F की जगह आपके पास आ जाएगा 50 और L आपको फाइंड करना है। तो ये तीनों वैल्यूज डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगी। तो आपके पास इस तरह इक्वेशन हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 50। तो अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंडक्टेंस का फाइनल आंसर आ जाएगा 1.59 हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी। ओके, इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं आखिरी वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ और जैसे ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अगर आप देखें तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। तो हमने बुक के जो आखिरी न्यूमेरिकल था वो भी हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का ही देखा था। तो इज़ वेरी सिंपल, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एन RLC सर्किट इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस आपको दी गई है 5 ओम और इंडक्टेंस आपको दी गई है 0.02 हेनरी एंड आपको कैपेसिटेंस भी दी गई है 0.005 फेराड। ओके, तो आपको फाइंड करना है कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब FR आपको फाइंड करना है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ही टॉपिक है हमारे कोर्स में और उसी का फॉर्मूला है हमारे पास FR = 1/2π√LC। तो अब आप इसमें जब सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। L की जगह आपके पास आएगा 0.02, इसी तरह C की जगह आंसर आ जाएगा 0.005। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वो आएगा 15.92 हर्ट्ज। इसी के साथ हमारे जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल थे विथ वर्किंग एग्जाम्पल वो ख़त्म हो गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व PDF डाउनलोड करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर PDF डाउनलोड करने में मसला हो तो दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, मैसेंजर पे। ओके, सारे नंबर्स दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।